हेलो गाइस, दिस इज़ प्रीति। शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। मेनली बॉन्डिंग देखी थी मेटल और कार्बोनिल की। CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था। आज कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ MO इन दिस कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है MO की। अगर आपको ट्रोपिलियम का स्ट्रक्चर पता है तब इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, ईटा 7 दिया हुआ है, हेप्टेसिटी 7 है, मतलब 7 एटम के साथ डायरेक्टली मेटल अटैच होगा लिगेंड के। अब यहाँ पे फॉर्मल चार्ज क्या आएगा? यहाँ पे फॉर्मल चार्ज आएगा +1। +1 क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो +1 चार्ज आने के बाद ये एरोमेटिक नेचर शो करेगा। 1 2 3 4 5 6 कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज आपको पता चल गया, यहाँ पे +1 आ रहा है। MO की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। CO न्यूट्रल लिगेंड है, 0 × 3 0 आ जाएगा। होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर +1 चार्ज है तो ये +1 आ गया। X की वैल्यू अब देखो +1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0, मतलब MO 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट MO की क्या आ रही है? आपके पास 0 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें द ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं, हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली हमें बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट ही लगाना है। जहाँ पे बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, बैक बॉन्डिंग के बाद क्या हो जाता है, कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा। सो CO बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। बैक बॉन्डिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है? मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, डेंसिटी के ऊपर। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो मोर बैक बॉन्डिंग होगी, मोर बैक बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग के बाद CO स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, तो आप लिख सकते हो बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे डिक्रीज होगी। ठीक है, अब देखो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, हमें यही देखना है। यहाँ पे मेटल के ऊपर -1 चार्ज आएगा, यहाँ पे 0 चार्ज आ रहा है, यहाँ पे +1 चार्ज आ रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हमें CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी का ऑर्डर मतलब अगेन हमें सेम कॉन्सेप्ट ही लगाना है, क्योंकि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स कांस्टेंट के। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है यहाँ पे ये, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन बैक बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाओ कि अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कहाँ से देखने को मिल रही है? लीगेंड से। ठीक है, वेरिएशन क्या मिल रही है? लीगेंड डिफरेंट है। CO तो सब में सेम ही है, यहाँ पे आप सेंट्रल एटम भी देख सकते हो, सब में सेम ही है, लीगेंड चेंज हो रहे हैं। तो जहाँ पे डोनर लीगेंड आपको मिल रहा है, डोनर लीगेंड क्या करेगा? मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, तो वो CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज करेगा। बस यही देखना है। अब देखो आपको या तो पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी देखनी है या फिर सिग्मा डोनर टेंडेंसी देखो। ठीक है, अब यहाँ पे कंपटीशन किस किस के बीच में हो रहा है? NMe3 और PMe3 के बीच में होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है तो इसका तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर आपको देखने को मिलेगा, इसका भी मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर देखने को मिलेगा। ठीक है, NMe3 में और PMe3 में कंपटीशन होगा। अब कौन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ईजिली डोनेट कर सकता है? ये वाला इजीली डोनेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है? कम प्लेस पे मोर इलेक्ट्रॉन्स। सो NMe3 मोर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ये मोर इलेक्ट्रॉन डोनर है। सबके साथ अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं तो NMe3 मोर इलेक्ट्रॉन डोनर है, मतलब यहाँ पे मोर बैक बॉन्डिंग होगी, मोर बैक बॉन्डिंग होगी और लेस CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आएगी, लेस CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आएगी। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देख सकते हो कि यहाँ पे C ऑप्शन में सबसे कम कहाँ पे है? C ऑप्शन में होगा, करेक्ट है। और PCl3 की एक्सेप्टिंग की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी, मतलब D ऑप्शन
सबसे पहले आएगा स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी में, ये भी ठीक है। उसके बाद B आएगा, ठीक है, और उसके बाद A आएगा, ये भी ठीक है, ठीक है। अगर हम पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी लिखें यहाँ पे, पाई एक्सेप्टर स्ट्रेंथ लिखें तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, PCl3 की होगी। ये ऑर्डर मैंने आपको लिखाया ही था। उसके बाद POAR की होती है, AR की 3, OAR की 3 क्यों है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेक्टर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू P यहाँ पे R3 का। सो जहाँ पे पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी ज़्यादा है वहाँ पे मेटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। मैं सारा कॉन्सेप्ट बार बार क्यों बता रही हूँ कि ताकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपकी रिवीजन भी हो जाए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे देखने को मिल रहा है, डिफरेंस कहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। बाकी तो लिगेंड भी सेम है, चार्ज सेम है। ये 3D सीरीज का है, ये 4D सीरीज का है एंड ये 5D सीरीज का है, ठीक है। अब मेटल लिगेंड की बैक बॉन्डिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक तो मेटल के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो सेम ही है, बट यहाँ पे देखो साइज इंक्रीज हो रहा है। बैक बॉन्डिंग के लिए साइज भी कंपेरेबल चाहिए, ठीक है। यहाँ पे PT का साइज सबसे बड़ा होगा। सो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो बैक बॉन्डिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी। कंपेरेबल साइज चाहिए, बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होगी, तो CO की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इसकी होगी, देन आपके पास इसकी होगी। ये किसका ऑर्डर लिख रहे हैं हम, CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी का ही ऑर्डर लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे देखो अगेन CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी का ऑर्डर देखना है। मेटल के ऊपर चार्ज देखो, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा। अब ये फ्री कार्बोनिल है और यहाँ पे 0 चार्ज आएगा, ठीक है। सो फ्री कार्बोनिल की अगर हम फ्री कार्बोनिल की CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी देखें तब आती है आपके पास 2143 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और अगर मेटल के साथ कार्बोनिल है तो यहाँ पे टर्मिनल कार्बोनिल की CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आती है 2100 से लेके 1850 तक सेंटीमीटर इनवर्स तक, ठीक है। मतलब CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्री कार्बोनिल की होगी। उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पे कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। उसके बाद यहाँ पे CO6-1 आ जाएगा और उसके बाद TiCO6-2 आ जाएगा, ठीक है। ये ऑर्डर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें अगेन CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी का ऑर्डर ही फाइंड आउट करना है। सो देखो फ्री कार्बोनिल की तो ज़्यादा होती है, बट अगर कार्बोनिल लुईस एसिड के साथ अटैच्ड है, लुईस एसिड के साथ अटैच्ड है तो हमें पता है यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, BH एडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे है तो नेगेटिव चार्ज बट बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। नो बैक बॉन्डिंग और इसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी फ्री कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी से भी ज़्यादा आती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया हुआ था। C की सबसे ज़्यादा होगी, देन आपके पास B की आ जाएगी और उसके बाद अब यहाँ पे +1 चार्ज है तो A की आएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे -1 है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कम होगी। ये आ गया आपके पास CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी का ऑर्डर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने देख लिए हैं, जो भी कल हमने लेक्चर पढ़ा था उससे रिलेटेड। यहाँ पे आप अब ये शॉर्ट नोट क्या बना सकते हो कि CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी बैक बॉन्डिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है
और यहाँ पे एक और बात लिख सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। अगर आपके पास और कोई आपको वेरिएशन देखने में नहीं मिल रही है, कंपैरिजन जहाँ पे करना है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जहाँ इंक्रीज करेगा वहाँ पे CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ CO लिगेंड्स के, ठीक है। नंबर ऑफ CO लिगेंड्स जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे फॉर्मल नेगेटिव चार्ज मेटल के ऊपर बढ़ता जाता है और बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होती जाती है, इसीलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये भी मैंने कल आपको बताया था। पाई एक्सेप्टर लिगेंड आएंगे, जैसे BH3 आ रहा है यहाँ पे, तो CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि देखो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के ऊपर डिपेंड करता है CO के। तो वहाँ पे थोड़ा सा एंटी बॉन्डिंग करेक्टर भी आता है, एंटी बॉन्डिंग करेक्टर भी आता है, तो वहाँ से बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको CO का जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो अच्छे से समझना होगा, तो वो मैंने आपको कराया हुआ है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कराई हुई है केमिकल बॉन्डिंग में, वहाँ से आप पहले अच्छे से समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट अब CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी का हमने यहाँ पे ऑर्डर देखा था। टर्मिनल CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, ये कुछ ऐसा होगा। CO यहाँ पे CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आती है 2100 से लेके 1850 सेंटीमीटर इनवर्स तक, ठीक है। ब्रिजिंग CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी यहाँ पे μ2 है, 2 मेटल होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे CO है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, मतलब अब दोनों मेटल के साथ बैक बॉन्डिंग हो सकती है। बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है तो CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी। यहाँ पे ऑर्डर आता है 8560 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके आपके पास आता है 750 तक, 1750 तक, ठीक है। और μ3 का क्या मतलब है कि अब ब्रिजिंग हो रही है 3 मेटल के साथ, 3 मेटल के साथ हो रही है, मतलब इसकी बैक बॉन्डिंग और भी ज़्यादा होगी। बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी मतलब CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी डिक्रीज करेगी, और ये आती है 1730 से लेके 1600 तक। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो बाकी जब मैं आगे आगे थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा तो वहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम, वहाँ पे ये फ्रिक्वेंसीज काम आएंगी। क्यों काम आएगी? क्योंकि स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में काम आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टर्मिनल लिगेंड है, टर्मिनल CO है, इनकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आपके पास डिफरेंट होगी और ब्रिजिंग की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आपके पास डिफरेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे ये जो टर्मिनल लिगेंड है इनकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आती है 2082 और 2019 सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ पे इसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आएगी यहाँ पे 1829, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों दो मेटल के साथ अटैच्ड है ये वाले लिगेंड, तो इनकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। और ये किस किस के बीच में आएगी? 1860 से लेके 1750 के बीच में आएगी। और जो टर्मिनल लिगेंड है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी 2100 से 18500 तक आती है, 1850 तक आती है। सो ये आ जाएंगे। यहाँ पे 2 स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी दी हुई है, इसका मतलब 2 IR बैंड्स है। ये अभी थोड़ी देर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ CO स्ट्रेचिंग बैंड इन IR स्पेक्ट्रम। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप किसी भी ट्रांजिशन मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हो। कौन से मॉलिक्यूल में कार्बोनिल एज अ ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट है या फिर एज अ टर्मिनल लिगेंड प्रेजेंट है, CO स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो IR बैंड्स के ऊपर बनते हैं, नंबर ऑफ CO स्ट्रेचिंग बैंड्स इन IR स्पेक्ट्रम के ऊपर बनते हैं। सो देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा कि कोई मॉलिक्यूल है MCO6 कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कितने IR बैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, या फिर MCO5 मॉलिक्यूल है, वहाँ पे कितने IR बैंड्स देखने को मिलेंगे, या फिर हमने MCO5 कोई एक और डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट है तो वहाँ पे कितने IR बैंड्स मिलेंगे, CO स्ट्रेचिंग बैंड्स इन IR स्पेक्ट्रम मिलेंगे, ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक है, इससे ईजिली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
पॉइंट ग्रुप से रिलेटेड है। सबसे पहले आपको पॉइंट ग्रुप फाइंड आउट करने आने चाहिए, ठीक है। CsC2 भी पॉइंट ग्रुप होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स का जहाँ पे कार्बोनिल लिगेंड प्रेजेंट हो, तो वहाँ पे जितने नंबर ऑफ कार्बोनिल लिगेंड्स होते हैं उतने ही IR बैंड्स मिलेंगे CS एंड C2B में। C3B पॉइंट ग्रुप में जितने नंबर ऑफ कार्बोनिल है उससे एक सब्ट्रैक्ट कर दो, उतने IR बैंड्स आपको मिलेंगे। C4B में जितने नंबर ऑफ कार्बोनिल है उससे 2 सब्ट्रैक्ट करोगे IR बैंड्स के लिए। D3H पॉइंट ग्रुप में 1, D4H में 1, ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप में 1, टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप में भी 1 IR बैंड आपको देखने को मिलेगा। इजीली याद हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो पॉइंट ग्रुप्स आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। MCO6 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप होगा यहाँ पे। अब देखो पॉइंट ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए 3D इमेजिनेशन होना इंपॉर्टेंट है, तभी आप पॉइंट ग्रुप्स फाइंड आउट कर सकते हो। ये स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये CO 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 और ये मेटल, ये ऐसे मानो कि ये क्या है, इस स्क्रीन पे है, ये CO बैक स्क्रीन के अंदर आपको दिख रहा है और ये CO आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर होगा। पॉइंट ग्रुप ऑक्टाहेड्रल है और यहाँ पे IR बैंड्स पॉइंट ग्रुप अगर ऑक्टाहेड्रल है तो 1 आपको मिलेगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है किया है कि एक लीगेंड को ये जो CO लीगेंड है इसको किसी डिफरेंट लीगेंड के साथ, इसमें कोई भी और लीगेंड आ सकता है, PR3 आ सकता है, POAR3 आ सकता है, उसके साथ अब हमने सब्स्टिट्यूट करा दिया है, ठीक है। अब पॉइंट ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ग्रुप थ्योरी में क्या करते हैं कि जितने भी एटम होते हैं उनको एज हम सॉलिड स्फीयर कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये कंसीडर कर लिया। पॉइंट ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें प्रिंसिपल एक्सिस फाइंड आउट करनी होती है, उसके बाद सब्सिडरी C2 एक्सिस फाइंड आउट करनी होती है, उसके बाद हम प्लेन देखते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस कैसे फाइंड आउट करोगे, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स को कट करते हुए जाए, ऐसी एक्सिस जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम को कट करते हुए जाए और सर्टेन रोटेशन के बाद आपको सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिले, ठीक है। अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे लिखते हैं, ये आ गई अगर आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये अगर आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो यहाँ पे देखो, अब इमेजिन करो कि कोई शार्प ऑब्जेक्ट, ये शार्प चीज़ कोई भी कंपास है, वो इन सारे ये जो हार्ड स्फीयर हैं इनको कट करते हुए जा रही है। अब आप रोटेट करोगे, रोटेट करने के बाद अगर 90 डिग्री की रोटेशन करते हैं, 90 डिग्री की रोटेशन करने के बाद क्या होगा, ये वाला आपको यहाँ पे दिखेगा, ये वाला यहाँ पे दिखेगा, ये वाला यहाँ पे दिखेगा, मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे तो प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई एक्सिस जो कट करते हुए जा रही है इन एटम को। अब क्या होगा, रोटेशन इनकी होगी, इनकी रोटेशन होगी, ये वाला एटम 90 डिग्री पे यहाँ पे मिलेगा, ये वाला यहाँ पे मिलेगा, ये वाला यहाँ पे एंड ये वाला यहाँ पे, सिमिलर स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो 360 डिवाइडेड बाय 90 करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, प्रिंसिपल एक्सिस क्या आ जाएगी आपके पास C4 प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। अब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर देखना है आपको कि सब्सिडरी C2 एक्सिस मिल रही है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर देखें तो यहाँ पे देखो एक्सिस इमेजिन करके देखो, तो अगर C2 एक्सिस यहाँ से लेते हैं 180 डिग्री फ्लिप करोगे तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, मतलब C2 एक्सिस प्रेजेंट नहीं है। यहाँ से भी देख सकते हो आप, यहाँ से भी अगर देखो तो क्या होगा कि 180 डिग्री जब रोटेट करोगे तो ये लिगेंड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कार्बोनिल, सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, मतलब सब्सिडरी एक्सिस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, प्लेन देखेंगे, ठीक है। प्लेन अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मिल रहा है तो उसको वर्टिकल प्लेन बोलते हैं, अगर प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मिल रहा है तो उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो प्लेन भी क्या करना है, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए। यहाँ से अगर हम इमेजिनरी प्लेन पास करते हैं, ठीक है, तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब पैरेलल प्लेन प्रेजेंट है। अब जहाँ से सब्सिडरी एक्सिस थी वहीं से ही हमने प्लेन पास किया है, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन तो देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये इसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, मतलब वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट है। तो C4V आपके पास आ गया पॉइंट ग्रुप, C4V पॉइंट ग्रुप आ गया। C4V पॉइंट ग्रुप आ रहा है तो नंबर ऑफ IR बैंड्स कितने होंगे, यहाँ पे कितने कार्बोनिल है, 1 2 3 4 5 कार्बोनिल है, 5 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 3 IR बैंड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर लेते हैं
अब हमने 2 लिगेंड सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं और 2 कार्बोनिल यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं डिफरेंट लिगेंड के साथ। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे क्या बोला होगा कि ट्रांस ये है मॉलिक्यूल और यहाँ पे हमें बताना है कितने नंबर ऑफ IR बैंड्स मिलेंगे। ट्रांस का मतलब क्या है कि ये दोनों लिगेंड 180 डिग्री पे होंगे, ये दोनों लिगेंड क्या है अब 180 डिग्री पे हैं। सो सबसे पहले एक्सेस देखते हैं। एक्सेस देखो यहाँ पे भी एक्सेस हम मैक्सिमम एटम को पास करते हुए जाए। सो यहाँ से अगर एक्सेस पास करोगे, यहाँ से एक्सेस पास करोगे तो यहाँ पे अब यहीं से इमेजिन कर लो कि ये कोई डिफरेंट लिगेंड है। ये आपके पास यहाँ पे तो लिगेंड था ही, यहाँ पे भी लिगेंड है, ठीक है। यहीं से एक्सेस पास कर रहे हैं। 90 डिग्री की रोटेशन के बाद आपको सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे भी C4 एक्सेस प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है C4 एक्सेस प्रेजेंट है। उसके बाद हम सब्सिडरी एक्सेस देखते हैं। तो देखो सब्सिडरी एक्सेस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर अब ऐसे दिया हुआ है। ये मतलब इमेजिन करो ये इस आपकी तरफ आ रहा है, ये जो रेड बॉल है ये एक लिगेंड है और इसके पीछे भी एक लिगेंड है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक C2 एक्सेस पास करी हुई है, यहाँ से C2 एक्सेस पास करी हुई है, मतलब इसको 180 डिग्री फ्लिप करके देखो, यहाँ से 180 डिग्री रोटेट करके देखें तो ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। और यहाँ से भी आप पास कर सकते हो एक एक्सेस। सो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे, अब यहाँ से जब एक्सेस पास कर रहे हो, यहाँ से जब एक्सेस पास कर रहे हो C2 एक्सेस, तो ये देखो एक इस लिगेंड को, कार्बोनिल को, यहाँ पे जो लिगेंड है उसको पास करते हुए, इसके अंदर जो लिगेंड है उसको पास करते हुए और इसको पास करते हुए जा रही है। तो यहाँ से देखो अब 180 डिग्री आप उसको भी रोटेट करोगे तो ये ऐसे दिखेगा आपको। मतलब अगर C4 एक्सेस है ना, C4 अगर एक्सेस है प्रिंसिपल एक्सेस, अगर आपको एक भी C2 मिल गई ना तो 4 C2 प्रेजेंट होती है वहाँ पे। कितनी C2 प्रेजेंट होती है? 4 C2 प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये 4 है, 4 C2 प्रेजेंट होगी। सो यहाँ पे देख सकते हो ये वाली जो C2 है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये C2 एक्सेस है, ये C2 एक्सेस है। 180 डिग्री रोटेट करके देखो, यहाँ पे हम रोटेट कर रहे हैं तो ये लिगेंड यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे सिमिलर स्ट्रक्चर मिल रहा है। एक भी C2 दिख गई ना तो बाकी और देखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। C2 एक्सेस मिल रही है, दैट मीन्स अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास। यहाँ पे अब परपेंडिकुलर प्लेन देख सकते हो, ये आ गया परपेंडिकुलर प्लेन। वर्टिकल प्लेन भी प्रेजेंट है, यहाँ पे वर्टिकल प्लेन भी प्रेजेंट है और परपेंडिकुलर प्लेन भी प्रेजेंट है, बट जो प्रेफरेंस दी जाती है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन को दी जाती है। तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट ग्रुप क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे C2 एक्सेस भी प्रेजेंट है प्लस हॉरिजॉन्टल प्लेन भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आता है D4H, क्या आ जाएगा पॉइंट ग्रुप D4H। सब्सिडरी एक्सेस प्रेजेंट है, 4 सब्सिडरी एक्सेस प्रेजेंट होगी, जो इसके परपेंडिकुलर 4 सब्सिडरी एक्सेस प्रेजेंट होगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे पॉइंट ग्रुप आ गया D4H पॉइंट ग्रुप आ गया। और D4H के लिए हमें सिर्फ एक ही यहाँ पे IR बैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास दिया हुआ है ये मॉलिक्यूल, यहाँ पे फॉर्मूला तो सेम ही है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, सिस MCO4 L2 मॉलिक्यूल है, इसमें IR बैंड्स हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन देखो इसकी, यहाँ पे आपको C2 एक्सेस मिलेगी, 180 डिग्री रोटेशन के बाद ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। और प्लेन भी आपको इसमें पैरेलल प्लेन ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक्सेस के पैरेलल प्लेन ही है। और अगर डिफरेंट C2 एक्सेस देखो, डिफरेंट C2 एक्सेस देखने को नहीं मिल रही है, इसके सब्सिडरी एक्सेस देखें, इसके परपेंडिकुलर देखें तो 180 डिग्री रोटेट करने के बाद ये यहाँ पे जाएगा, सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सेस C2 है, कोई सब्सिडरी एक्सेस प्रेजेंट नहीं है, वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट है, C2V इसका पॉइंट ग्रुप आ गया। एंड C2V पॉइंट ग्रुप के लिए जितने नंबर ऑफ कार्बोनिल 1 2 3 4 कार्बोनिल है तो 4 ही IR बैंड्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट यहाँ पे 3CO लिगेंड्स को रिप्रेजेंट किया गया है डिफरेंट लिगेंड के साथ। यहाँ पे आपको 2 टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, एक फेसियल दूसरा मेरिडोनियल, ठीक है। तो फेसियल में क्या होगा कि यहाँ पे देखो लिगेंड एक फेस में प्रेजेंट होंगे, इसको भी आप यहाँ पे 3 डायमेंशनल में देखो अच्छे से समझ में आएगा। 3
एक ही फेस पे तीनों लिगेंड प्रेजेंट है और एक ही फेस पे तीनों कार्बोनिल प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से पास करते हो, यहाँ से पास करने के बाद 120 डिग्री रोटेशन के बाद ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, लाइकवाइज ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो सिमिलर स्ट्रक्चर मिल रहा है। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस क्या आ गई, C3 एक्सिस आ गई। ठीक है, C3 आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। और सब्सिडरी एक्सिस देखो, अगर इसके परपेंडिकुलर आप एक्सिस देख रहे हो तो अब आपको ये यहाँ पे जाएगा 180 डिग्री रोटेशन के बाद, आपको सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है देखने को, मतलब सब्सिडरी एक्सिस प्रेजेंट नहीं है। प्लेन देखते हैं, अगर हम ये जो एक्सिस लिए इसके अब पैरेलल ही प्लेन है, यहाँ पे ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। C3V यहाँ पे पॉइंट ग्रुप आ गया। और जितने नंबर ऑफ कार्बोनिल है 1 2 3, 3 कार्बोनिल है तो एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब आपको 2 IR बैंड्स मिलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं ये डिफरेंट स्ट्रक्चर। यहाँ पे अब सेम फेस पे तीनों लिगेंड प्रेजेंट नहीं होंगे, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा। देखो, तीनों लिगेंड एक फेस पे प्रेजेंट नहीं है, लिगेंड ट्रांस टू ईच अदर है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना है, सो ये आपके पास कार्बोनिल मान लो इसको, ये कार्बोनिल है, ये कार्बोनिल, 3 कार्बोनिल आगे, ये लिगेंड है, और एक लिगेंड कहाँ पे है, इस कार्बोनिल के पीछे आपको मेटल दिख रहा है और उसके पीछे एक लिगेंड होगा जो दिख नहीं रहा है, कवर हो गया हुआ है इस सॉलिड स्फीयर से। प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें तो एक्सिस इसको पास करती हुई, मेटल को पास करती हुई और लिगेंड को पास करती हुई एक एक्सिस जाएगी, और जहाँ पे मैक्सिमम एटम को पास करती हुई जा रही है और 180 डिग्री की रोटेशन पे ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, सिमिलर स्ट्रक्चर मिल रहा है, मतलब यहाँ पे आपको मिल गई C2 एक्सिस। अब देखो, ये C2 एक्सिस मिल रही है ऐसे। अब इसके सब्सिडरी एक्सिस देखते हैं, इसके परपेंडिकुलर में हम कुछ ऐसी एक्सिस देखें तो 180 डिग्री की रोटेशन के बाद ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर तो देखने को नहीं मिल रहा है, तो कोई भी सब्सिडरी एक्सिस नहीं प्रेजेंट है। और अगर हम प्लेन की बात करते हैं तो ये प्लेन आपको मिल रहा है, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक प्लेन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे C2V आपके पास पॉइंट ग्रुप आ गया, C2V पॉइंट ग्रुप है। यहाँ पे देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये तीनों एटम को पास करती हुई प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, और ये अब 180 डिग्री की रोटेशन के बाद ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें किसकी, IR बैंड के, तो 1 2 3 कार्बोनिल है तो 3 IR बैंड्स मिलेंगे आपको C2V पॉइंट ग्रुप में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मेटल और CO5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होगी। यहाँ पे 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन इसकी कुछ ऐसी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस अगर इन तीनों एटम को पास करती हुई एक एक्सिस जाए और यहाँ पे 120 डिग्री की रोटेशन के बाद ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, इन तीनों एटम को पास करती हुई एक एक्सिस जा रही है 120 डिग्री रोटेशन पे, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस क्या आ गई, C3 एक्सिस आ गई। और उसके बाद सब्सिडरी एक्सिस देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर अगर हम यहाँ से C2 एक्सिस पास करने की कोशिश करते हैं 180 डिग्री की रोटेशन के बाद ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, सिमिलर स्ट्रक्चर ही मिल रहा है, मतलब इसके परपेंडिकुलर आपको C3 एक्सिस मिलेंगी, एक ऐसे मिलेगी, एक ऐसे मिलेगी और एक ऐसे मिलेगी। ठीक है, C2 एक्सिस मिल रही है, 3 C2 एक्सिस मिल रही है, तो पॉइंट ग्रुप D आ जाएगा। अब यहाँ पे D3 आ गया ये। अब देखो अगेन यहाँ पे इन तीनों को पास कर, यहाँ से ऐसे कट करता हुआ एक प्लेन मिलेगा, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब ये प्लेन क्या है, अब आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन मिल रहा है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन दिख गया तो वर्टिकल प्लेन देखने की जरूरत भी नहीं है। D3H पॉइंट ग्रुप आ गया। सो यहाँ पे आपको एक ही IR बैंड मिलना चाहिए, बट यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना होगा कि एक्सियल एंड इक्वेटोरियल 2 टाइप के कार्बोनिल्स मिल रहे हैं, तो CO स्ट्रेचिंग बैंड्स भी आपको यहाँ पे 2 मिलेंगे IR स्पेक्ट्रम में। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 बैंड्स देखने को मिलेंगे। देखो अब यहाँ पे हमने
यहाँ पे हमने 3 IR बैंड्स लिखे हैं। यहाँ पे ये जो लीगेंड्स है ये टर्मिनल लीगेंड्स है, तो ये जो 3 IR बैंड्स आएंगे इनकी फ्रीक्वेंसी 2100 से लेके 1850 सेंटीमीटर इनवर्स तक ही आएगी। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, 20, 30, 40, 50 का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, अब एक कार्बोनिल को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा दिया हुआ है किसी लिगेंड के साथ। तो जैसे हमने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के साथ केसेस देखे थे वैसे ही ट्रायगोनल बाइपिरामिडल के साथ ही देखेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस आएगी आपके पास, ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस 120 डिग्री की रोटेशन के बाद आपको सिमिलर स्ट्रक्चर ही मिलेंगे। ठीक है, इसको भी इसकी तरह ही इमेजिन कर सकते हो। यहाँ पे लिगेंड प्रेजेंट है तो यहाँ से ही पास करती हुई आपको प्रिंसिपल एक्सिस मिलेगी। 120 डिग्री की रोटेशन के बाद आपको सिमिलर स्ट्रक्चर मिलेगा, मतलब C3 एक्सिस आ गई। अब इसके बाद देखते हैं हम सब्सिडरी एक्सिस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से एक्सिस पास करने की कोशिश करो। C2 एक्सिस अगर देखते हैं तो 180 डिग्री की रोटेशन के बाद ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। चाहे यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, मतलब यहाँ पे कोई सब्सिडरी एक्सिस प्रेजेंट नहीं है, वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट है। सो C3V पॉइंट ग्रुप आ गया। C3V पॉइंट ग्रुप है तो नंबर ऑफ IR बैंड्स कितने होंगे, n-1, n नंबर ऑफ कार्बोनिल है 1 2 3 4, 4 - 1 3 IR बैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखो, अब ये क्या था, ये इनकी सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है, एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशंस चेंज हुई हैं। अब यहाँ पे देखें तो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी। प्रिंसिपल एक्सिस अगर हम ये वाली पास करने की कोशिश करते हैं तो अगर रोटेशन करेंगे तब आपको सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। ये लिगेंड यहाँ पे चला जाएगा 120 डिग्री की रोटेशन के बाद। यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्सिस मिलेगी वो ये वाली मिलेगी। ठीक है, ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस, और 180 डिग्री की रोटेशन के बाद ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, सिमिलर स्ट्रक्चर मिल रहा है। C2 आपके पास आ गया, यहाँ पे C2 आ गई प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर हम सब्सिडरी एक्सिस देखने की कोशिश करें इसके परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे देखो 180 डिग्री रोटेशन के बाद ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। और प्लेन की बात करें तो प्लेन भी आपको यहीं से ही, मतलब पैरेलल टू दिस मिल रहा है, पैरेलल टू दिस मिल रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो C2V इसमें हमारे पास आ जाएगा पॉइंट ग्रुप। और C2V पॉइंट ग्रुप के लिए जितने नंबर ऑफ कार्बोनिल हो उतने ही IR बैंड्स होते हैं, 1 2 3 4, 4 IR बैंड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे हमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे आगे, अब यहाँ पे क्या बोला होगा, सिस एंड ट्रांस। तो ये हमने सबसे पहले लिया ट्रांस का स्ट्रक्चर। क्वेश्चन कैसे पूछा होगा, ट्रांस MCO3L2, तो ट्रांस में आ गया ये। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से पास करते हैं तो 120 डिग्री की रोटेशन के बाद सिमिलर ही आ रहा है। 120 डिग्री की रोटेशन के बाद ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, सिमिलर स्ट्रक्चर मिल रहा है, मतलब C3 एक्सिस मिल गई। ठीक है, C3 एक्सिस मिल गई अब आपको। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से पास करो सब्सिडरी एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो अब ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब 180 डिग्री की रोटेशन के बाद ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे यहाँ से जाओ या फिर यहाँ से जाओ या फिर यहाँ से जाओ, आपको मिल रही हैं सब्सिडरी एक्सिस। सब्सिडरी एक्सिस मतलब परपेंडिकुलर 3 सब्सिडरी एक्सिस मिलेंगी C2 एक्सिस। तो पॉइंट ग्रुप क्या आ जाएगा आपके पास, D3, एंड यहाँ पे लाइकवाइज सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी देखने को मिल रहा है, D3H मिल गया, आ गया पॉइंट ग्रुप। और D3H के लिए IR बैंड होते हैं 1। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर वेरी कर रहा है। ये आपके पास आ रहा है सिस। ठीक है, सिस MCO3L2। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, गेट 2019 में क्वेश्चन इसका आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन हमें प्रिंसिपल एक्सिस देखनी है। सो एक्सिस अगर यहाँ से पास करके देखते हैं तो देखो 120 डिग्री की रोटेशन के बाद ये यहाँ पे मिलेगा, मतलब ये वाली एक्सिस नहीं है। अगर यहाँ से पास करने की कोशिश करते हैं एक्सिस, C2 एक्सिस पास करने की कोशिश करें तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ से भी एक्सिस पास करके देखो आप, कितने भी एंगल की रोटेशन के बाद आपको सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ
एक मिलेगी आपको आइडेंटिटी और दूसरा मिलेगा आपको मिरर प्लेन। ठीक है, यहाँ पे प्लेन देखने को मिलेगा, प्लेन मिलेगा जो मतलब एक मेटल और 3 एटम को कट करता हुआ जाएगा और 2 कार्बोनिल एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, 3 डायमेंशनल है, इमेजिन करो। सो यहाँ पे आपके पास पॉइंट ग्रुप आ जाएगा CS, और CS पॉइंट ग्रुप के लिए जितने कार्बोनिल होते हैं 1 2 3 कार्बोनिल हैं तो 3 IR बैंड्स मिलेंगे, 3 IR बैंड्स मिलेंगे। ठीक है, और एक और टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है अब इसके लिए, जैसे मेटल है, यहाँ पे आपके पास CO दिया हुआ है, यहाँ पे अब आपके पास CO है, जैसे वो बनाया हुआ वैसे ही बनाती हूँ मैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे CO है, यहाँ पे CO है, यहाँ पे लिगेंड है और यहाँ पे लिगेंड है। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं प्रिंसिपल एक्सेस क्या होगी, यहाँ से तो हो नहीं सकती, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सेस हम पास करने की कोशिश करते हैं। C2 एक्सेस 180 डिग्री की रोटेशन के बाद ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ पे तक चला जाएगा। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे C2 एक्सेस मिल रही है। और अगर हम यहाँ पे सब्सिडरी एक्सेस देखें, इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखो या फिर यहाँ पे देखो या यहाँ पे देखो, आपको कोई भी सब्सिडरी एक्सेस देखने को नहीं मिल रही है। मतलब यहाँ पे आपके पास पॉइंट ग्रुप आएगा, C2 है, प्लेन कौन सा होगा, प्लेन भी यहीं से पास होगा, वर्टिकल प्लेन मिल रहा है आपको, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो C2V पॉइंट ग्रुप आ गया। और C2V पॉइंट ग्रुप के लिए भी जितने नंबर ऑफ कार्बोनिल होंगे उतने ही अब IR बैंड्स मिलेंगे, तो इसके केस में भी 3 IR बैंड्स मिलेंगे। ठीक है, ये हमने कर लिए। नेक्स्ट MCO4, इसके केस में अब यहाँ पे देखो परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप होगा, टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप के लिए एक IR बैंड मिलता है। नेक्स्ट देखो अब यहाँ पे अब इस CO को रिप्लेस कर दिया गया है, मतलब किसी भी CO को रिप्लेस कर दो किसी डिफरेंट लिगेंड के साथ। सो यहाँ पे एक हम एक्सेस पास करेंगे जो मेटल और लिगेंड से पास करती हुई जाएगी, और इसको इमेजिन करो कि ऊपर से यहाँ से अब हम रोटेट कर रहे हैं, यहाँ से रोटेट कर रहे हैं, 120 डिग्री की रोटेशन के बाद आपको सिमिलर स्ट्रक्चर मिलेंगे। सिमिलर स्ट्रक्चर मिल रहे हैं मतलब यहाँ पे C3 एक्सिस प्रेजेंट है, C3 एक्सिस है, कोई भी सब्सिडरी एक्सिस नहीं है, इसके परपेंडिकुलर आपको कोई एक्सिस नहीं मिल रही है, C2 एक्सिस। दैट मीन्स यहाँ पे C3 वर्टिकल प्लेन मिलेगा, प्लेन अगेन। अब अगर हम प्लेन पास करने की कोशिश करें तो प्लेन कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ से पास करता हुआ जाएगा और रिफ्लेक्ट होंगे ये दोनों कार्बोनिल, तो C3V आपको पॉइंट ग्रुप मिलेगा। C3V के लिए जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, कार्बोनिल हैं, 1 2 3 -1 आपको IR बैंड्स मिलते हैं, मतलब 3 -1 2 IR बैंड्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2019 में, प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ IR CO बैंड्स हमें फाइंड आउट करने हैं। सिस दिया हुआ था आपके पास यहाँ पे, सिस MCO3L2। ठीक है, सो सिस के केस में हमने देख लिया यहाँ पे ये ऐसे लिगेंड है, कोई भी एक्सेस नहीं मिल रही है, प्रिंसिपल एक्सेस आइडेंटिटी प्लस प्लेन मिल रहा है, मिरर प्लेन मिल रहा है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। ये CS पॉइंट ग्रुप होगा, CS पॉइंट ग्रुप के लिए 1 2 3 कार्बोनिल है तो 3 IR बैंड्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपकी रेफरेंस बुक के हैं, तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल है ये वाला, और यहाँ पे तो ज्योमेट्री दे दी हुई है, ज्योमेट्री दे दी हुई है, तो उसके बाद तो क्वेश्चन कुछ बचता ही नहीं। C4V ज्योमेट्री है, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ट्रिक लगेगा, N-2 नंबर ऑफ कार्बोनिल कितने हैं, 4 हैं, 4 - 2 मतलब आपके पास 2 IR बैंड्स आएंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं आपकी रेफरेंस बुक में। नेक्स्ट हम मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस की कुछ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। बेसिक है बहुत, ऐसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछने वाला नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। होमोलैप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं? होमोलैप्टिक
ये लीगेंड के बेस पे क्लासिफाइड किया गया है। होमोलैप्टिक क्या होंगे, जिसमें सिर्फ कार्बोनिल लीगेंड्स ही होंगे। कार्बोनिल लीगेंड्स मतलब जैसे आपके पास आ जाता है यहाँ पे CrCO6, जैसे आ जाता है आपके पास FeCO6, जैसे आपके पास आ जाता है NiCO4, जैसे अगर आपके पास आ जाए यहाँ पे Mn2CO8। इसमें सिर्फ कार्बोनिल लिगेंड है, तो ये हुए होमोलैप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। दूसरे अगर देखें जहाँ पे हेट्रोलैप्टिक क्या होंगे, जहाँ पे कार्बोनिल भी होंगे, साथ में कोई और लिगेंड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बताऊँ तो CrCO3 PF3 का होल ट्राइस, ये हो सकता है। जैसे आपके पास CrCO3 है, NO2 हो सकता है। अब यहाँ पे कार्बोनिल भी लिगेंड प्रेजेंट है और कोई डिफरेंट लिगेंड NO भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी कार्बोनिल भी प्रेजेंट है, साथ में PF3 भी प्रेजेंट है। तो ये हुए हेट्रोलैप्टिक कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद हमने देखने हैं इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेटल भी होती है। जैसे मोनोन्यूक्लियर मेटल कॉम्प्लेक्सेस कौन से होंगे, अगर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं जिसमें एक ही मेटल प्रेजेंट हो, और हेट्रोन्यूक्लियर कौन से होंगे, जिसमें एक से ज़्यादा मेटल प्रेजेंट हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास मेटल कार्बोनिल क्लस्टर्स आते हैं। क्लस्टर मतलब अब मेटल्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर अब इनको क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरी में। एक आते हैं आपके पास लोअर न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर LNCC, दूसरे आते हैं हायर न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर, जिसमें मेटल 4 से ज़्यादा होंगे, वो हुए हायर न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर मोर देन 4, और जिसमें 4 या 4 से कम मेटल्स होंगे वो होते हैं आपके पास लोअर न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर। ठीक है, अब हायर न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर कौन से मेटल्स के होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मोनोमर कौन फॉर्म करते हैं, डायमर कौन से फॉर्म करते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो, जैसे ये वाले मॉलिक्यूल जो होंगे, ये वाले जो होंगे बेसिकली मॉलिक्यूल, ये मोनोमर फॉर्म करेंगे। ये क्या फॉर्म करेंगे, मोनोमर। ठीक है, इसके बाद ये वाली सीरीज डायमर फॉर्म करेगी। ये क्या फॉर्म करेगी, डायमर मोस्टली। ठीक है, एंड ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये पॉलीमर्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, डायमर भी फॉर्म कर सकते हैं और पॉलीमर भी फॉर्म कर सकते हैं। डायमर और पॉलीमर मतलब आपको जो हायर न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर मिलेंगे वो इन्हीं के मिलेंगे। हायर न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर इन्हीं के मिलेंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, डायमर की फॉर्मेशन क्यों हो रही है या पॉलीमर की फॉर्मेशन क्यों हो रही है। अगर हम ये वाला मॉलिक्यूल लें, इन दोनों मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं, एक MnCO5 और एक VCO6। ठीक है, अब VCO6 सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं हम इनका। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 23 है, मतलब 5 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस यहाँ पे कार्बोनिल 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, 12 आ गया। सो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट क्या आ रहा है, यहाँ पे 17 आ रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन काउंट क्या, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट क्या आ रहा है, 17 आ रहा है। ठीक है, अब 17 और यहाँ पे के देखें तो Mn एटॉमिक नंबर 25, तो यहाँ पे 7 होंगे, 7 + 10, यहाँ पे भी अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट इनका 17 ही आ रहा है। अब ये क्या करेंगे, स्टेबिलिटी के लिए आइदर डायमराइज करेंगे या फिर एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, या फिर क्या होंगे, रिडक्शन होगी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अब यहाँ पे देखो, इसके केस में अगर ये डायमराइज होता है, अगर हम यहाँ पे डायमराइज करने की कोशिश करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे 6, यहाँ पे ये आया
1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, CO 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 लगे होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो जा रही है यहाँ पे, मोर स्टीरिक हिंड्रेंस, मोर स्टीरिक हिंड्रेंस है। और आपको पता है जहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होती है वो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा, तो ये डायमराइज नहीं होता है। डायमराइज की जगह पे ये होगा, अब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जैसे Na सोडियम आ गया, इससे एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन होगी, और यहाँ पे VCO6 नेगेटिव की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे हम MnCO5 की बात करें तो यहाँ पे डायमराइजेशन के बाद क्या होगा, Mn 1 2 3 4 5 आ गया, 1 2 3 4 5 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है। और यहाँ पे लेस स्टीरिक हिंड्रेंस देखने को मिल रही है, लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है, तो ये वाला मॉलिक्यूल डायमराइज होगा रेदर देन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे डायमराइज प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। लिख सकते हो आप CO CO CO, ठीक है। और ये जो मेटल मेटल बॉन्ड है ना, ये इजीली ब्रेक भी हो जाता है, इसके लिए हम रिएक्शंस करेंगे, वो थोड़ी देर में देखेंगे। अब हमने बोला लो न्यूक्लियर कार्बोनिल कंपाउंड्स की, जैसे मेटल मेटल जहाँ पे कितने 4 या 4 से कम मेटल्स होंगे, ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें 4 या 4 से कम मेटल्स होंगे उसको लो न्यूक्लियर कार्बोनिल क्लस्टर बोलते हैं। अब इससे हमें मेटल मेटल बॉन्ड फाउंड आउट करने हैं कि मेटल मेटल में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। तो मेटल मेटल सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, मेटल मेटल डबल बॉन्ड भी हो सकता है, मेटल मेटल ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, और मेटल मेटल आपके पास ऐसा भी कुछ हो सकता है। सॉरी कुछ ज़्यादा लगा दिए क्या, 1 2 3 4, ठीक है। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन रूल से हम इसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक मेटल मेटल बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए हैं, 1 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो मेटल, अगर हम एक मेटल के साथ कोई कॉम्प्लेक्स बनाते थे तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं। अगर 2 मेटल होंगे तो 18 + 18 36 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सो 36 आ जाएगा। एक मेटल मेटल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं। तो अगर टोटल आपके पास जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट किसी मॉलिक्यूल में 34 आ रहा है, तो वहाँ पे मेटल मेटल कितने बॉन्ड होंगे, एक बॉन्ड होगा। जैसे मैंने आपको ऊपर वाला एग्जाम्पल लिया था Mn2CO10, ठीक है। यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो, सो इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 7 + 7 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 + 10 20 हो जाएगा। 14 + 20 आपके पास 34 हुए, 34 आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर 32 आ रहा है, कहाँ पे, अगर किसी मॉलिक्यूल में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट 32 आ रहा है तो वहाँ पे 2 मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। अगर 30 आ रहा है तो वहाँ पे 3 मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। अगर 28 आ रहा है तो वहाँ पे 4 मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब मेटल मेटल बॉन्ड फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है, इससे तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। एक फॉर्मूला है कि 18 × n, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेटल्स माइनस आपके पास जो भी टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आ रहा है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2। इससे, इस फॉर्मूले से आप इजीली मेटल मेटल बॉन्ड फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, यही वाला एग्जांपल ले रहे हैं, तो 18 × n क्या होगा, 18 × 2 36 आ जाएगा। 36 टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट किए थे, यहाँ पे 34 आ रहा था, डिवाइडेड बाय 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 आया, मतलब ये आया 1 आपके पास, ठीक है। सो क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें, डिटरमाइन द मेटल मेटल बॉन्ड ऑर्डर फॉर कॉम्प्लेक्सेस गिवन बिलो, ये आपके पास दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखें हम,
यहाँ पे क्या है 5 है, 5 है इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे होल कॉम्प्लेक्स में 2 है, प्लस यहाँ पे आयरन है, आयरन के पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 3d64s2 होगी, तो 8 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पे 8 इंटू 2 16 आ गया, प्लस कार्बोनिल भी अब 4 है, 2 इंटू 4 8 आ गया, ठीक है। सो 10 10 16 8, यहाँ पे 24 होगा ये, 24 और 10 34 आ गया, 34 आ गया, मतलब कितने मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे FFE बॉन्ड एक प्रेजेंट है, और इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो आप इजीली, यहाँ पे भी 2 ही एटम है सेंट्रल एटम, तो 36 होगा -34 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट देखते हैं आप, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 मेटल होंगे तभी तो मेटल मेटल बॉन्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं ना। नीटा 5 मतलब ये 5 आया, 5 इंटू 2 सीधा लिख दो 10, अब तो कैलकुलेशन जल्दी करने की आदत डाल लो, 10 हो गया। MO ये किसके नीचे होगा, क्रोमो, MO, सो इसके पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 3d5 4s1, मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इंटू 2 12 आ गया, सो यहाँ पे आ गया आपके पास 12, प्लस 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 22 आ गया और ये 32 आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, 32 आ रहे हैं, 32 मतलब मेटल मेटल बॉन्ड कितने प्रेजेंट होंगे, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। हम ऐसे भी फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 18 इंटू n तो 2 ही है, मतलब 36 आएगा, 36 के बाद टोटल हमने इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखे 32 आ रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं यहाँ पे, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी 2 आ गया। वो आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो हमने क्या किया, वहाँ पे थे आपके पास सिर्फ 2 मेटल्स, अब यहाँ पे है 3 मेटल्स। 2 मेटल के लिए हमने क्या किया था 18 + 18, और 3 मेटल्स के लिए क्या करेंगे, एक और 18 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 आएगा ना, 8 3 का कितने होते हैं 24, तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 3 4 5 54, तो हमें यहाँ पे अब कितने 54, अगर 54 आ रहे हैं, 54 से अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 52 आएंगे तो एक मेटल मेटल बॉन्ड होगा, अगर 50 आएंगे तो 2 मेटल मेटल बॉन्ड्स होंगे, और 48 आए तो 3 मेटल मेटल बॉन्ड होंगे। ऐसे ही कर सकते हैं, या फिर फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं हम, ठीक है। सो यहाँ पे अगर देखें तो सेंट्रल आइटम क्या है, फीरूओस, यह आ गया, मतलब आयरन के पास अब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे 8 इंटू 3 आ गया, प्लस यहाँ पे 24 आ जाएगा, ठीक है। 12 इंटू 2 24 आ गया, 8 इंटू 3 24, 24 प्लस 24 48 आ गया, 48 आ गया, मतलब मेटल मेटल के बीच में 3 बॉन्ड प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो एक है एंड एक है, ठीक है। तो एक बॉन्ड ऐसे हो सकता है, एक बॉन्ड ऐसे हो सकता है, एक बॉन्ड ऐसे हो सकता है। सो मेटल मेटल के बीच में कितने बॉन्ड्स आ गए, 3 बॉन्ड्स आ गए। इस लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू गाइस।